कभी शहर की सारी बत्तियां बंद होने का इंतजार कीजिए और बाहर निकलकर सिर्फ ऊपर देखिए। जब आंखें अंधेरे की आदी हो जाती हैं तो आसमान में हजारों लाखों तारे दिखने लगते हैं। हमारे लिए आज वो बस एक खूबसूरत वॉलपेपर की तरह है, एक बेतरतीब पैटर्न। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, आप उन्हीं सितारों को देख रहे हैं जिन्हें 4500 साल पहले मिस्र का कोई इंसान देख रहा था। उसके लिए ये बेतरतीब नहीं थे, ये घड़ी थे, कैलेंडर थे, नक्शे थे और शायद मंजिल भी। कि उन्हें बनाने में कितने पत्थर लगे या कितने साल लगे। हम उन स्रोतों को खंगाल रहे हैं जो एक अलग ही कहानी बताते हैं, एक कहानी जो जमीन पर नहीं आसमान में लिखी है। सवाल ये है कि क्या पिरामिडों का सितारों के साथ जो गहरा रिश्ता दिखता है वो महज एक इत्तेफाक है या फिर वो एक बहुत बड़े सोचे समझे कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा है। सही कहा, क्योंकि जब हम इन ढांचों को देखते हैं तो हम उन्हें सिर्फ राजाओं के मकबरों की तरह सोचते हैं। लेकिन अगर उनके बनाने वालों की नजर से देखें तो शायद ये मकबरे कम और ब्रह्मांड से जुड़ने के दरवाजे ज्यादा थे। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं और शुरुआत उस चीज से करते हैं जिस पर ज्यादातर इतिहासकार और वैज्ञानिक सहमत हैं, गीजा का महान पिरामिड और उसका अलाइनमेंट। हाँ, ये शुरुआती बिंदु सबसे ठोस है। गीजा का महान पिरामिड, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहते हैं, वो 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ लगभग परफेक्टली अलाइंड है। एक मिनट, लगभग परफेक्ट से क्या मतलब है? कितना सटीक? जब हम कहते हैं लगभग परफेक्ट तो इसका मतलब समझना जरूरी है। इसमें जो एरर है वो 1 डिग्री के 20वें हिस्से से भी कम है। अरे वाह, 1 डिग्री के 20वें हिस्से से भी कम? मेरे फोन का कंपास भी इससे ज्यादा भटक जाता है। आज हम सैटेलाइट और जीपीएस का इस्तेमाल करके भी इतनी सटीकता के लिए मशक्कत करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न तकनीक के उन्होंने ट्रू नॉर्थ का इतना सटीक पता लगाया कैसे? ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब हमें जमीन पर नहीं मिलता, इसका जवाब वहीं मिलता है जहां वो देख रहे थे, आसमान में। मिस्र के जो खगोलविद पुजारी थे, उन्होंने ट्रू नॉर्थ खोजने के लिए सूरज या मैग्नेटिक नॉर्थ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सितारों का इस्तेमाल किया, खास तौर पर उन तारों का जिन्हें वो अविनाशी या अमर सितारे कहते थे। अमर सितारे, ये सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? एक तरह से हाँ, आज हम इन्हें सर्कमपोलर स्टार्स कहते हैं। ये वो तारे हैं जो उत्तरी ध्रुव के इतने करीब होते हैं कि पृथ्वी के घूमने पर भी वो कभी क्षितिज के नीचे नहीं जाते। अच्छा, मतलब वो कभी डूबते नहीं, रात भर साल भर वो हमेशा आसमान में एक ही बिंदु के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। तो मतलब उन्होंने इन कभी ना डूबने वाले तारों को एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो ट्रू नॉर्थ का पता लगा सकें। ये तो एक बहुत ही चालाक इंजीनियरिंग तकनीक हुई। ये तकनीक से कहीं ज्यादा था और यही हमें उनकी सोच को समझना होगा। उनके लिए ये सिर्फ ज्यामिति नहीं थी, ये धर्म था, अध्यात्म था। उनका विश्वास था कि जब फेरो की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एक यात्रा पर निकलती है और उसकी अंतिम मंजिल यही अमर सितारे हैं, आकाश का वो हिस्सा जो कभी नहीं मरता, जो हमेशा स्थिर रहता है। वही उनकी नजर में अनंत जीवन का घर था। तो पिरामिड का उत्तर की ओर मुंह करना सिर्फ एक दिशा बताना नहीं था। नहीं, वो आत्मा के लिए एक लॉन्च पैड था, एक दरवाजा जो सीधा उस रास्ते की ओर खुलता था जहां से फेरो अपनी अनंत यात्रा शुरू करेगा। तो उत्तर दिशा एक दिशा नहीं, एक मंजिल थी। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो पिरामिड का पूरा डिजाइन सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए एक मशीन जैसा लगता है। ये तो पूरे खेल को ही बदल देती है। मतलब ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बना रहे थे, ये अपने विश्वास को पत्थर में तराश रहे थे। लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ उत्तर दिशा की बात नहीं है। कुछ स्रोत तो ये दावा करते हैं कि उन्होंने जमीन पर पूरे के पूरे तारामंडल को ही उतार दिया था। हाँ, और यहीं पर आप उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो सबसे आकर्षक भी है और सबसे ज्यादा विवादास्पद भी, ओरायन कोरिलेशन थ्योरी। ये सिद्धांत कहता है कि गीजा के पठार पर बने 3 मुख्य पिरामिड खुफू, खाफरे और मेनेनक्यू वो किसी बेतरतीब जगह पर नहीं बनाए गए हैं। उनका जो लेआउट है वो आसमान में मौजूद ओरायन तारामंडल के 3 सबसे चमकीले सितारों, जिन्हें हम ओरायन की बेल्ट कहते हैं, उसके पैटर्न को दर्शाता है।
30 मिनट। लेकिन जब मैंने तस्वीरें देखी हैं तो वो एक सीधी लाइन में नहीं है। ओरियन के बेल्ट के सितारे भी एक सीधी लाइन में नहीं है, एक तारा थोड़ा सा ऊपर की ओर हटा हुआ है। और यही बात इस थ्योरी को इतना दमदार बनाती है। गीजा के पिरामिड्स भी एक सीधी लाइन में नहीं है। जो तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है मेनक्यूर का, वो बाकी दो के डायगोनल से थोड़ा सा हटा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे ओरियन की बेल्ट का तीसरा तारा बाकी दो से थोड़ा सा हटा हुआ है। अच्छा, इतना ही नहीं, सितारों की चमक में जो अंतर है वही अनुपात हमें पिरामिडों के आकार में भी दिखता है। जो सितारे ज्यादा चमकीले हैं उनके नीचे बने पिरामिड ज्यादा बड़े हैं। ये तो सुनने में बहुत सटीक लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? मतलब हम इंसानों की फितरत रही है कि हम बेतरतीब चीजों में पैटर्न ढूंढते हैं। जो मुख्य धारा के पुरातत्वविद हैं उनका इस पर क्या कहना है? वो इसे इतनी आसानी से क्यों नहीं मानते? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस थ्योरी का सबसे बड़ा चैलेंज है। मुख्य धारा के इजिप्टोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्राचीन टेक्स्ट नहीं है जो सीधे सीधे कहता हो हमने पिरामिडों को ओरियन की नकल में बनाया है। वो सबूत मांगते हैं जो लिखा हुआ हो, और क्योंकि ऐसा कोई सीधा प्रमाण नहीं है इसलिए वो इसे एक दिलचस्प थ्योरी तो मानते हैं लेकिन तथ्य नहीं। तो वो कहते हैं कि ये संयोग हो सकता है। हाँ, तो फिर इस थ्योरी को मानने वाले ये दलील देते हैं कि सिर्फ लेआउट को मत देखो, उसके पीछे के मतलब को समझो। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए ओरियन कोई आम तारामंडल नहीं था, वो ओसिरिस का प्रतीक था, मृत्यु, पुनर्जन्म और पाताल लोक का सबसे बड़ा देवता। ओसिरिस ही वो थे जो मृत्यु के बाद जीवन का वादा करते थे। तो अगर आप एक ऐसे राजा के लिए स्मारक बना रहे हैं जिसकी आत्मा को ओसिरिस तक पहुंचना है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि आप धरती पर ही ओसिरिस का एक नक्शा बना दे। तो मतलब ये सिर्फ एक नक्शा नहीं था, ये एक तरह का दावा था। वो जमीन पर ये कह रहे थे हमारा देवलोक, हमारा आफ्टर लाइफ ठीक ऊपर वहां है, और देखो हमने उसे यहीं धरती पर उतार दिया है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये तो विश्वास को पत्थर में तराशना था। बिल्कुल, ये एक तरह का कॉस्मिक स्टेटमेंट था। और जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो गीजा का पूरा पठार एक विशाल एकीकृत डिजाइन की तरह लगने लगता है, जहां हर चीज का एक मतलब है जो आसमान से जुड़ा है। इसे महज संयोग कहकर नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पिरामिड का बाहरी ढांचा आसमान से बात कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हम महान पिरामिड के अंदर जाते हैं तो वहां एक और पहेली इंतजार कर रही है। ये पतली पतली शाफ्ट्स जो राजा और रानी के चेंबर से निकलती हैं। हाँ, ये शाफ्ट्स दशकों तक एक रहस्य थीं। शुरू में सबने यही माना कि ये वेंटिलेशन के लिए होंगी ताकि अंदर हवा आ जा सके। ये एक तार्किक अंदाजा था, लेकिन फिर 1990 के दशक में जब रोबोट्स के जरिए इनकी जांच की गई तो कुछ अजीब बातें सामने आईं। मैंने पढ़ा है कि इनमें से कुछ शाफ्ट्स तो बाहर की तरफ खुलती ही नहीं थी और कुछ तो अंदर चेंबर की तरफ से भी शुरू में सील की गई थी। अगर कोई चीज दोनों तरफ से बंद है तो वो हवा के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो फिर इनका मकसद क्या था? इसका जवाब भी हमें आसमान से ही मिला। जब खगोलविदों ने इन शाफ्ट्स के कोणों की गणना थी और उन्हें 4,500 साल पहले के स्टार मैप्स के साथ मिलाया, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। ये शाफ्ट्स बेतरतीब नहीं थीं, ये लेजर की तरह आसमान में कुछ खास जगहों की ओर इशारा कर रही थी। जैसे कि? कौन सी जगहें? जैसे राजा के चेंबर से निकलने वाली जो दक्षिणी शाफ्ट थी वो सीधे ओरियन की बेल्ट की ओर इशारा करती थी, यानी ओसिरिस की ओर। सही। और रानी के चेंबर से निकलने वाली दक्षिणी शाफ्ट वो सीधे सीरियस तारे की ओर इशारा करती थी, जो देवी आइसिस का प्रतीक थी, ओसिरिस की पत्नी। और उत्तरी शाफ्ट्स? और उत्तरी शाफ्ट्स उन्हीं अमर सितारों की ओर इशारा करती थी जहां आत्मा को अनंत जीवन मिलना था। ये तो कमाल है। एक अलाइनमेंट संयोग हो सकता है, दो शायद बहुत बड़ा संयोग हो, लेकिन इतने सारे सटीक अलाइनमेंट, ये तो एक डिजाइन की तरफ इशारा करता है। तो ये एयर शाफ्ट्स नहीं थीं, ये एक तरह की सोल शाफ्ट्स थीं। सही शब्द है। ये भौतिक रास्ते नहीं थे, ये आध्यात्मिक रास्ते थे। ये एक तरह के टेलीस्कोप थे जो आत्मा को उसकी यात्रा पर गाइड करने के लिए बनाए गए थे। एक रास्ता ओसिरिस की ओर, एक आइसिस की ओर और एक अनंत जीवन की ओर। पिरामिड के अंदर का हर हिस्सा एक ही कहानी कह रहा था। ये सब हमें उस सवाल पर वापस लाता है कि ये लोग सोचते कैसे थे। हम आज की दुनिया में 50 या 100 साल आगे की योजना बनाते हैं और वो
वो हजारों साल के पैमाने पर सोच रहे थे। उनकी दुनिया को देखने का नजरिया हमसे कितना अलग रहा होगा। बहुत ज्यादा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है समय को देखने का उनका तरीका। हम समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता। लेकिन मिस्र के लोग वो समय को एक चक्र की तरह देखते थे। चक्र की तरह। हाँ, जैसे सूरज रोज उगता और डूबता है, जैसे नील नदी में हर साल बाढ़ आती है और चली जाती है, वैसे ही जीवन और ब्रह्मांड भी एक अनंत चक्र में घूमते हैं। मृत्यु अंत नहीं थी, बस एक पड़ाव थी। और सितारे इस चक्र का सबसे बड़ा सबूत थे, है ना? वो हर रात एक ही पैटर्न में घूमते थे, हर साल एक ही समय पर एक ही जगह दिखाई देते थे। वो ब्रह्मांड की घड़ी थे। हाँ, और उनका खगोलीय ज्ञान सिर्फ इन रोजमर्रा के पैटर्न तक ही सीमित नहीं था। कुछ स्रोत तो ये भी इशारा करते हैं कि वो प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस जैसे जटिल प्रभावों को भी समझते थे। ये तो पृथ्वी की धुरी का वो धीमा सा वोबल है ना, जिसका एक चक्कर पूरा होने में लगभग 26,000 साल लगते हैं। आज भी इसे समझना आसान नहीं है। से नहीं आता। ये पीढ़ियों के डेटा को सहेजने और समझने से आता है। इसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ पुजारी नहीं थे, बल्कि सैकड़ों सालों तक काम करने वाले खगोलविदों की एक परंपरा थी, जो अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंपती जा रही थी। यहीं पर लोग अक्सर दो गलतियों में से एक करते हैं। या तो वो कहते हैं कि ये सब जरूर किसी एलियन तकनीक का नतीजा होगा, या फिर वो इसे आदिम लोगों का काम कहकर कम आंकते हैं। और सच शायद इन दोनों के बीच में है। इसका कोई सबूत नहीं है कि इसमें किसी बाहरी तकनीक का हाथ था, लेकिन ये आदिम लोगों का काम भी नहीं था। प्राचीन मिस्रवासियों के पास हमारे जैसे कंप्यूटर या लेजर नहीं थे, लेकिन उनके पास 3 ऐसी चीजें थीं जो आज शायद हमारे पास भी कम है। क्या? समय, अवलोकन और धैर्य। ऐसे थोड़ा और समझाइए। आज हम 1 साल में किसी प्रोजेक्ट का नतीजा न मिले तो बेचैन हो जाते हैं। सोचिए, उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे पूरा होते हुए उनकी अगली कई पीढ़ियां देखेंगी। उन्होंने 1 या 2 साल नहीं बल्कि पीढ़ियों तक हर रात आसमान को देखा। उन्होंने सितारों की गति में होने वाले सबसे मामूली बदलावों को भी दर्ज किया और फिर उस सारे ज्ञान को पत्थर में एक ऐसे पैमाने पर अंकित कर दिया जो वक्त को भी मात दे सके। उन्होंने ब्रह्मांड के क्षणभंगुर नृत्य को धरती पर एक स्थायी स्मारक में बदल दिया। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को एक साथ लाएं, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। पिरामिड का मकसद सिर्फ एक मृत शरीर को दफनाना नहीं था, ये जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश थी। एकदम सही। ये एक ऐसा ढांचा था जो 3 दुनियाओं को जोड़ता था। फैरो का शरीर जमीन के नीचे, उसकी आत्मा आसमान की ओर अपनी यात्रा पर, और पिरामिड इन दोनों के बीच एक पुल, एक सीढ़ी जो नश्वर को अनश्वर से जोड़ती है। आज हम सितारों को देखते हैं, उनकी तस्वीरें खींचते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। हम उन्हें एक खूबसूरत बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वो उन्हें देखकर ऐसे ढांचे बनाते थे जो हजारों साल तक खड़े रहें। ये नजरिए का फर्क है। हमारे लिए आसमान एक स्क्रीन है जिस पर हम कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए वो एक नक्शा था और एक मंजिल भी। पिरामिडों का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि जब इंसान सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में खुद को देखता है, तो वो कुछ ऐसा बना सकता है जो अनंत काल तक दूसरों को सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दे। और शायद इसीलिए गीजा के पिरामिड आज भी उसी खामोशी से वहां खड़े हैं, उसी आसमान को, उन्हीं सितारों को देखते हुए, ठीक वैसे ही जैसे उनके बनाने वालों ने 4,500 साल पहले देखा था। यह सिर्फ एक पुरातत्व का रहस्य नहीं है, यह समय और ब्रह्मांड में इंसान की जगह के बारे में एक शाश्वत कहानी है। एक कहानी जो पत्थर में लिखी गई है और जिसकी उंगली हमेशा सितारों की तरफ होती है।